हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? जल्दी से मुझे बता दो, एम आई ऑडिबल टू यू, एम आई विजिबल टू यू? क्या मैं आपको दिख रही हूं, आपको सुनाई दे रही हूं? जल्दी से बता दीजिए, मैं वेट कर रही हूं आपके मैसेज का, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऑडिबल हूं मैं, विजिबल हूं। पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई डाउट? कोई भी डाउट लास्ट क्लास का? कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। और लास्ट क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स लिखे थे वहां पर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड कर दिया था, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैंने पीडीएफ नोट्स डाल दिए थे टेलीग्राम पे, और अगर आपको टेलीग्राम लिंक नहीं मिला है तो मैं आज उसको वापस से पिन कर दूंगी ताकि वो आपको मिल जाए, ठीक है। ओके, करीना हाय, अवनी हाय, आई गॉट इट। ओके, ग्रेट ग्रेट। जिसको मिल गया बहुत अच्छी बात है। तो अपन ने लास्ट क्लास में प्रोकैरियोट्स कंप्लीटली खत्म कर दिया था। टुडे वी विल हैव, अमन हेलो, टुडे वी विल हैव एन ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और देखते हैं अपन कहां तक पहुंचते हैं। अमन, आपको पीडीएफ नोट्स मिल गए थे, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है। और आपको स्टूडेंट जितने भी डाउट आते हैं ना, तो जो भी लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में है उसके नीचे आप डाउट्स ऐड करते जाइए, तो मैं आपके सारे डाउट्स वहां पर 100% एड्रेस करूंगी। और ऐसा कोई डाउट हुआ जो कि सब स्टूडेंट्स को जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो वो नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं जरूर डिटेल में ले लूंगी, ठीक। तो आप परेशान मत होना, और टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप मैं आज फिर पिन कर दूंगी, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वील स्टार्ट विथ एन ओवरव्यू ऑफ ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब तक अपन बहुत क्लियरली ये टर्म समझ चुके हैं। गुड इवनिंग। अपन क्लियरली ये चीज अब समझ चुके हैं कि यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। फरहान, किस चीज के लिए नो बोल रहे हो आप मुझे? ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास वेल डिफाइंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड सेल वॉल में बी प्रेजेंट। सेल वॉल जो है वो शायद प्रेजेंट हो सकती है, सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकती है, बट दे विल हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दे विल हैव ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड दोनों टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड तो होंगे ही, ठीक है। दे विल हैव अ वेल डिफाइंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस द सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और इट माइट बी एब्सेंट। सो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है अबाउट योर यूकैरियोट्स। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं, इफ आई टॉक ऑफ प्लांट सेल। अगर मैं एक प्लांट सेल के बारे में बात करूं और इस प्लांट सेल से मैं सेल वॉल को रिमूव कर दूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इस प्लांट सेल से मैंने सेल वॉल को रिमूव कर दिया, सो व्हाट आई हैव नाउ इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। नाउ दिस प्रोटोप्लास्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, नो डाउट मैम। फरहान, ओके। सुरभि मैम, कैन आई वॉच द लेक्चर विदाउट वॉचिंग योर लास्ट लेक्चर? यस, यू कैन डेफिनेटली वॉच इट। प्रोकैरियोट्स खत्म हो गए, सो यहाँ से एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। कोई भी डाउट आए तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर देना, मैं उसको जरूर देख लूंगी, ठीक है। चलिए
So what I now have is the protoplast. Now this protoplast has two parts. One is called as the plasma membrane and the other is called as protoplasm. So now here I have protoplasm. ठीक? Now this protoplasm, this is very important. This protoplasm is divided into nucleus and साइटोप्लाज्म. यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? सो प्लांट सेल से अगर आपने सेल वॉल को रिमूव कर दिया, दैट मीन्स आपने सेल के डेड पार्ट को रिमूव कर दिया, तो लिविंग कंपोनेंट जो आपके पास बचा है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट. इस प्रोटोप्लास्ट में दो चीजें हैं, वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द अदर इज द प्रोटोप्लाज्म. दिस प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. यहां तक समझ में आया? नाउ दिस साइटोप्लाज्म, this cytoplasm is divided into two parts. One is the hyaloplasm and other is the cytoplasmic constituents. Okay, so cytoplasm जो है उसके लिक्विड पार्ट को हम हाइलोप्लाज्म बोलते हैं. दिस हाइलोप्लाज्म इन सम बुक्स इज आल्सो कॉल्ड एज साइटोसॉल. और इस साइटोप्लाज्म में कुछ सॉलिड पार्ट प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है? सो दीज साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल्स and the other is called as ergastic body. ergastic body का मतलब है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. ठीक है? जैसे कि अपन ने प्रोकैरियोट्स में देखा था सेल इंक्लूजन्स प्रेजेंट थे या साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स प्रेजेंट थे जिसमें नॉन लिविंग चीजें प्रेजेंट थी जो कि मेटाबॉलिज्म नहीं कर रही हैं, किसी भी चीज को स्टोर कर रही हैं. जैसे आपने गैस वैक्यूल पढ़ा था, आपने इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स पढ़े थे और आपने फूड रिजर्व पढ़ा था. तो ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल के केस में भी क्या प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक सेल के केस में एर्गास्टिक बॉडी प्रेजेंट है जो कि नॉन लिविंग पार्ट है सेल का. यहां तक कोई डाउट है? मिस्टर क्रेजी, गुड इवनिंग. एनी डाउट अप टिल हेयर? अमन, अवनी, सुरभि, फरहान, कोई भी डाउट है? करीना, यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. Now these cell organelles are divided into three broad categories. ये तीन broad categories में divided है. One is single membrane bound cell organelle. Okay, मैं repeat करती हूं. Then we have double membrane bound and then we have non membrane bound. in non membrane bound से मेरा मतलब है ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है. यहां पर मेनली जो सेल ऑर्गेनेल अपन देखेंगे दैट वुड बी राइबोसोम एंड द अदर वुड बी सेंट्रोसोम. ओके, इन डबल मेम्ब्रेन we'll talk of two cell organelles. One is mitochondria and the other is plastid. शिवम, मैं रिपीट कर रही हूं, कौन सा पार्ट रिपीट करना है मुझे बता दो. इन सिंगल मेम्ब्रेन वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वी हैव गोल्जी बॉडी, वी हैव लाइसोसोम, वी हैव ग्लाइऑक्सीसोम्स. इन ग्लाइऑक्सीसोम्स के ऊपर लास्ट ईयर एनएससीजेएस में क्वेश्चन आया था. ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम्स के ऊपर क्वेश्चन आया था. एंड वी हैव
पेरिऑक्सीसोम्स, ठीक है। एर्गास्टिक बॉडी या नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वी विल हैव वैक्यूल हियर एंड वी विल हैव फूड रिजर्व ग्रैन्यूल्स, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा पार्ट रिपीट करना है। यस, अपनी सेंट्रोजोम के पास सेंट्रियोल्स होते हैं। शिवम और मिस्टर क्रेजी, आप मुझे प्लीज बता दो कि कौन सा पार्ट रिपीट करना है। मैं रिपीट कर देती हूं। सो दिस इज द एंटायर ओवरव्यू ऑफ योर यूकैरियोटिक सेल, और इसी पूरे फ्लो चार्ट के बेसिस पर एक एक पार्ट को अपन लेंगे और डिटेल में अपन उसे पढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, क्लास लेट स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से बता देती हूं। एक बार सारे ही स्टूडेंट सुन लीजिए जो मैंने पढ़ाया। सो वी हैव स्टार्टेड विद द ओवरव्यू ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। बाय यूकैरियोटिक सेल वी मीन वो सेल ऑर्गेनेल्स जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिनके पास सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसके पास एक वेल डिफाइंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और सेल वॉल हो भी सकती है और सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकती है। श्रेयांश, इट इज ऑफ ऑल दी यूकैरियोटिक सेल, सारे अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल के केस में सेल वॉल नहीं होगी, मैं डायरेक्ट प्रोटोप्लास्ट से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो जिन भी सेल्स के पास सेल वॉल होगी तो सेल वॉल रिमूव करके जो लिविंग पार्ट बचेगा, दैट लिविंग पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल हटा दिया आपने, अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास बचा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहां तक समझ में आया? हाउ कैन आई कनेक्ट विद यू? पर्सनली कनेक्ट करने के लिए अपन इस चार्ट के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? चमक गया? वेरी गुड, बल्ब जला लीजिए अगर चमक गया है तो, अगर चमक गया है तो बल्ब जला लीजिए, ठीक है। चलिए, शिवम बिगनिंग से ही बता रही हूं मैं। न्यूक्लियस तो हो गया, न्यूक्लियस हेडक्वार्टर ऑफ द सेल हो गया। न्यूक्लियस जो है वो हेडक्वार्टर ऑफ सेल हो गया। इसके सारे पार्ट्स जो है वो अपन डिटेल में देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसको अपन बहुत डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है, उस साइटोप्लाज्म के दो पार्ट है, हाइलोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट। हाइलोप्लाज्म जो है वो लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म को आप कुछ ऐसे समझो, आपने वो खाया है नॉर सूपी नूडल्स या आपने टमेटो सूप पिया है, तो जो नॉर सूपी नूडल्स होते हैं वो लिक्विड, वो पूरा एक साइटोप्लाज्म मान लो। उसका लिक्विड पार्ट जो है वो हो गया हाइलोप्लाज्म, और जो नूडल वाला पार्ट हो गया वो हो गए साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। समझ में आ गया? श्रेयांश, ओके। नाइट्रो गेमिंग कुछ कह रहा है मुझे। सेंट्रोजोम और फ्लफी में फंक्शन सबके बताऊंगी, अपन एक एक कर कर पढ़ेंगे, ठीक है। चमक गया, कैन आई वॉच दिस लेक्चर? आई हैड कंप्लीटेड क्लास 9th। यस नाइट्रो, अगर आपने ये क्लास खत्म कर दी है, 9th और 10th खत्म कर दी है, तो डेफिनेटली आप लेक्चर्स बहुत आराम से देख सकते हो और आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। एंड श्रेयांश, थैंक यू सो मच कि आपकी दिवाली मन रही है, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम से मैं इस बोर्ड के ऊपर पूरी लाइटिंग लगाऊंगी और उसको अपन ऑन कर लेंगे, ठीक है। हाइलोप्लाज्म एंड साइटोसोल आर द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, राइट। साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट, साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट में दो चीजें हैं, एक है सेल ऑर्गेनेल्स और एक है एर्गास्टिक बॉडी। एर्गास्टिक बॉडी नॉन लिविंग पार्ट होते हैं सेल के, ये वो पार्ट है जिसके अंदर कोई एक्टिव मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, ये किन्हीं भी चीजों को स्टोर कर कर रख रहे हैं। सो यहां पर हमारे पास है वैक्यूल और फूड रिजर्व ग्रैन्यूल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं। नॉन मेम्ब्रेन्स में हमारे पास है राइबोसोम, हमारे पास है सेंट्रोसोम, ठीक। सेंट्रोसोम जो है इट इज ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल, इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, ओके। हाँ श्रेयांश, समझ में आएगा, अगर आपने 9, 10 नहीं पढ़ी है तो भी समझ में आएगा, पढ़ ली है तो भी समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से ही टॉपिक को उठा रही हूं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। मैं नोट्स के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डालना स्टार्ट कर दिया है। मैं आज जैसे ही नोट्स डालूंगी, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इज NECJS हार्ड टू क्रैक? नो, इट इज नॉट हार्ड टू क्रैक। स्टेज 1 इज नॉट हार्ड टू क्रैक, ओके। डबल मेम्ब्रेन में वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, वी हैव प्लास्टिड
एंड सिंगल मेम्ब्रेन में वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको प्यार से सब ईआर बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स एंड पेरिऑक्सीसोम्स। इस ग्लाइऑक्सीसोम्स के ऊपर NSEJS में क्वेश्चन आया था। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इन्हीं लाइंस के ऊपर या इसी फ्लो चार्ट को फॉलो कर अपन डिटेल में पूरे यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे, और पूरा पढ़ने के बाद मुझे पूरा विश्वास है, 100% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेरे पढ़ाए हुए नोट्स के बाहर NSEJS में सेल चैप्टर से तो कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, और आप बहुत आराम से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। वेटेज के बारे में बात करूं तो सेल की काफी अच्छी वेटेज है और इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यस, वेट, यू वांट टू राइट, यू कैन राइट अमन, आई विल वेट फॉर यू फॉर 2 minutes. नीता, yes, I will definitely send all the class notes to the Telegram channel. I will definitely post them. ठीक है, दूसरे स्टेज के लिए अपन वन थिंग एट अ टाइम, है ना। पहले NSEJS के बारे में बात कर ले, क्योंकि NSEJS से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है INJSO, क्योंकि उसका जो थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वहां पर थोड़ी और कंसेप्चुअल अप्रोच होती है। तो नवंबर के बाद जब अपन NSEJS को क्रैक कर लेंगे, उसके बाद फटाफट अपन स्टेज 2 की भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि स्टेज 2 जनवरी में होता है, तो ऑलरेडी अपन पूरा पार्ट पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद सिर्फ INJSO टारगेट पढ़ाई करेंगे, जिसमें कंसेप्ट बेस्ड चीजें पढ़ेंगे। सो डोंट वरी, मेरे पे ट्रस्ट रखो, ठीक है। इक्वल वेटेज है बेटा PCB की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इक्वल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, आगे चले, वील स्टार्ट विद सेल वॉल। व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा मैं सब पढ़ाऊंगी धीरे धीरे, अपन सेल वॉल स्टार्ट करें, उसके बाद सारी चीजें स्टार्ट कर लेते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं दो प्लांट सेल के बीच में, ठीक है, और वहां पे ER जो है वो एक टिब्यूल बनाता है, जिसको डेस्मोटिब्यूल बोलते हैं। बेटा मैं धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ाऊंगी, स्टेप वाइज चलते हैं तो आपको भी क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट कर दे। Okay, ma'am, I have school exam, therefore I am leaving the classes. Okay, but later I will complete it. Ergastic body non-living component है बेटा। अगर हम ऑर्गेनेल्स को एर्गास्टिक बॉडी से कंपेयर करें ना, तो सेल ऑर्गेनेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है, लिपिड बना रहा है, गोल्जी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, लाइसोसोम जो है वो फैगोसिटिक एक्टिविटी कर रहा है, सिमिलरली ग्लाइऑक्सीसोम्स, पेरिऑक्सीसोम्स भी काम कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ATP बना रहा है, प्लास्टिड जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। बट ये एर्गास्टिक बॉडी जो है ये एज सच कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर रही है, बट ये चीजों को स्टोर कर कर रखती है, इसीलिए इनको नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल बोला जाता है, या फिर इनको एर्गास्टिक बॉडी बोला जाता है। ठीक, क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस आते हैं, अपन प्रैक्टिस सेशन करेंगे। अवनी डोंट वरी, डेफिनेटली अपन प्रैक्टिस सेशन करेंगे। नाउ आई विल स्टार्ट विद सेल वॉल। ठीक है, cell wall, it is the outermost layer, it is a rigid, strong and a protective layer. It is a dead layer and it was discovered by रॉबर्ट हुक। इसको किसने डिस्कवर किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक ने इस तरह से हेक्सागोनल अरेंज टाइट कंपार्टमेंट्स देखे थे, जिसके अंदर खाली जगह थी। इन सेल्स को या इन कंपोनेंट्स को रॉबर्ट हुक ने सेल्यूले बोला। तो बाद में पता चला कि रॉबर्ट हुक ने जिन स्ट्रक्चर्स को देखा था वो कैसे स्ट्रक्चर्स थे, वो डेड सेल्स थे, और वो बेसिकली क्या थे? दे वर सेल वॉल्स। ये सेल वॉल थे ओक ट्री के। ठीक है, तो यहां तक अपन बेसिक बात डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इंपॉर्टेंट बात है दैट दिस सेल
सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट सेल में, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, it is present in case of fungi and it is also present in some protists. ठीक, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं. यस सरोज, यस अवनी, इन कॉर्क, वेरी गुड. नाउ प्लांट्स की सेल वॉल अपन डिटेल में पढ़ेंगे आज की क्लास में. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको अपन खत्म करें. बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत डिटेल में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जस्ट टू रिवाइज, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ peptidoglycan. Okay, in case of fungi the cell wall is made up of chitin. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है. इट इज मेड अप ऑफ काइटिन. अब काइटिन के बारे में एक चीज, पियर्सन बुक अच्छी है, इट इज अ वेरी गुड बुक, आप इसे बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं. ठीक ठीक. अब पियर्सन आप फॉलो कर रहे हो या कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो तो ऑर्डर ऑफ स्टडिंग क्या होगा. फर्स्टली आप 11th एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर मेरे नोट्स पढ़ोगे, उसके बाद आप पियर्सन पढ़ोगे. ठीक है. अब काइटिन जो है इट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकासामीन. सो इट इज अ होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकासामीन. अब होमोपॉलीमर क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर क्या होता है, बस आप मुझे 1 मिनट दो, अपन फटाफट से इसी टॉपिक के ऊपर वापस आएंगे. ठीक. अब प्रोटिस्ट कौन होते हैं. प्रोटिस्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं जब मैंने आपको 5 किंगडम्स बताए थे. तो सबसे पहला किंगडम मोनेरा था, फिर प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांट था और एनिमेलिया था. यानी प्रोटिस्ट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स आते हैं. ठीक है. तो कुछ प्रोटिस्ट, सारे प्रोटिस्ट नहीं, कुछ प्रोटिस्ट के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है. जैसे अगर मैं बात करूं कॉमन, सो डाइनोफ्लेजिलेट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है. अगर मैं आपसे बात करूं क्राइसोफाइट्स, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ठीक है. तो ये कुछ प्रोटिस्ट्स हैं जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है. अगर मैं बात करूं यूग्लिनोइड्स की या प्रोटोजोअन्स की तो उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. मैं रिपीट करती हूं, ध्यान से मेरी बात सुनो. प्रोटिस्टा एक किंगडम है, उस किंगडम के अंदर जो फाइलम्स हैं उनमें कुछ फाइलम्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. प्रोटिस्टा वो किंगडम है स्टूडेंट्स जिसके अंदर सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स आते हैं. ठीक. अब यहां पर एक फाइलम है डाइनोफ्लेजिलेट, एक फाइलम है क्राइसोफाइट जिसके अंदर गोल्डन एल्गी आती है. ठीक है. उन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है और कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. एम आई क्लियर टू यू ऑन दिस? एम आई क्लियर टू यू ऑन दिस? ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इस बात पर? अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है. क्लियर? क्लियर है? इसे कॉपी कर लीजिए. जल्दी से. आई विल ऑल्सो हैव अ वाटर ब्रेक. आप इसे कॉपी करिए जल्दी से. और स्लाइम मोल्ड्स के पास सेल वॉल होती है. ठीक. दे ऑल्सो हैव सेल वॉल. सिर्फ यूग्लिनोइड्स और प्रोटोजोअन्स के पास नहीं होती है. ठीक. गोल्डन एल्गी मतलब गोल्डन एल्गी इज अ टाइप ऑफ एल्गी दैट इज प्रेजेंट इन क्राइसोफाइट्स. और इस गोल्डन एल्गी की जो सेल वॉल है उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है. ठीक है. इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी विल टॉक ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक. हाउ मच चैप्टर इज लेफ्ट? थोड़ा सा बचा है चैप्टर, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं नेक्स्ट वीक की 3 लेक्चर्स में इसको खत्म कर दूं. ठीक है. और अगर नहीं खत्म हो पा रहा होगा तो आई विल प्लान अ एक्स्ट्रा क्लास, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा. तो अपन नेक्स्ट वीक तक इस चैप्टर को जरूर खत्म करेंगे क्योंकि काफी सिलेबस चल रहा है अपना पेंडिंग. ठीक है. मैम एग्जाम्पल जिसके पास सेल वॉल नहीं होता,
प्रोटिस्ट्स में अगर आप पूछ रहे हो तो प्रोटोजोअन्स के पास नहीं होता, यूग्लिनोइड्स के पास सेल वॉल नहीं होती, और अगर आप इन जनरल यूकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हो तो एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है, यस। ओके, अब अपन बात करेंगे प्लांट सेल वॉल के बारे में डिटेल में। ठीक, जो भी डाउट्स हैं आप लिखते चले जाना, मैं एक साथ सारे डाउट्स ले लूंगी यहां पर। Okay, now this plant cell wall is basically made up of, plant cell wall जो है it is basically made up of cellulose, it is made up of cellulose and हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, ये जो सेल वॉल है प्लांट्स की ये बनी हुई है ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सेल्यूलोज एंड डिस्कस अबाउट हेमीसेल्यूलोज और प्लांट सेल वॉल के बारे में अब अपन डिटेल में बात करेंगे, सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे जिसके ऊपर प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, if I talk of cellulose, so cellulose is basically a homopolymer. It is a homopolymer of glucose. Now we need to understand the terminologies. अब थोड़ी टर्म्स को समझते हैं। पहला टर्म है यहाँ पर होमो। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब है सेम, एंड पॉलीमर का मतलब है कि इसकी जो मोनोमरिक यूनिट्स हैं, जिन मोनोमेरिक यूनिट से सेल्यूलोज बना है वो सारी ही यूनिट्स कैसी हैं, सेम हैं। दैट मीन्स अगर मैं सेल्यूलोज के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करूं तो सेल्यूलोज सबसे पहले आपको क्या याद रखना पड़ेगा, सेल्यूलोज इज बेसिकली अ पॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। अब पॉलीसैकेराइड का मतलब यहां पर बहुत सारी यूनिट ऑफ शुगर प्रेजेंट है, और जितनी भी शुगर की यूनिट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जितनी भी मोनोसैकेराइड यूनिट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, वो सारी कैसी हैं, वो सारी की सारी एक जैसी हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ग्लूकोज 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 की n नंबर ऑफ चेन प्रेजेंट है। दैट मीन्स सेल्यूलोज एक पॉलीमर है, एक पॉलीसैकेराइड है, और ये पॉलीसैकेराइड किससे बन रहा है, ये एक होमोपॉलीसैकेराइड है। दैट मीन्स यहाँ पर जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं या जिन शुगर यूनिट से जुड़कर सेल्यूलोज बन रहा है वो सारे ही कैसे हैं, वो सारे के सारे ही सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। इसीलिए इसको होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज बोला जाता है, क्योंकि सेल्यूलोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज 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 की यूनिट्स को जोड़ते चले जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सेल्यूलोज मिल जाएगा। क्या ये पॉइंट यहां पर क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? मैम पीवाईक्यूज कब से करेंगे? पीवाईक्यूज करेंगे जब अपन सिलेबस खत्म कर लेंगे, ठीक है, या फिर अपन चैप्टर वाइज भी चल सकते हैं, देख लेंगे जैसा भी होगा। और पियर्सन से NECJS हो जाएगा, 11th NCERT मेरी क्लासेस और पियर्सन डेफिनेटली हो जाएगा। इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से जल्दी से, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब अपन बात करते हैं हेमीसेल्यूलोज के बारे में। वी विल टॉक ऑफ हेमीसेल्यूलोज। सो हेमीसेल्यूलोज इज बेसिकली it is a heteropolymer of carbohydrate। अब यहां पर देखो, यहां पर टर्म लगा हुआ है हेट्रो। हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट। दैट मीन्स अगर मैं हेमीसेल्यूलोज के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करूं तो हेमीसेल्यूलोज भी क्या है, बेसिकली एक पॉलीसैकेराइड है जैसे कि सेल्यूलोज है। अगर ये पॉलीसैकेराइड है तो इसकी भी मोनोमरिक यूनिट्स होंगी, ठीक है, बट इसकी जितनी भी मोनोमरिक यूनिट्स हैं वो सिमिलर ना होकर, वो एक जैसी ना होकर कैसी है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज
हेट्रोपॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट और हेट्रोपॉलीमर ऑफ शुगर। आप कुछ भी याद कर सकते हो। अब दिस हेमीसेल्यूलोज इज बेसिकली मेड अप ऑफ, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ xylose, आर्बिनोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये यूनिट्स जो हैं जाइलोज, आर्बिनोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या हैं? ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं और ये सारी मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से अटैच होती हैं, एक दूसरे से केमिकल बॉन्डिंग करती हैं और क्या बनाती हैं? हेमीसेल्यूलोज बनाती हैं। ठीक है, फिंगर टिप्स बुक से क्वेश्चन कर सकते हो अमन, बिल्कुल कर सकते हो। अवनी, नो डाउट, वेरी गुड। एनसीईआरटी or your notes is sufficient for NSCGS? Yes, it is more than sufficient for NSCGS. You don't have to worry, क्योंकि मैं आपको डिफरेंट बुक से ही नोट्स दे रही हूँ, तो आपकी मेहनत मैं बेसिकली कम ही कर रही हूँ, तो मैं आपको एक कंबाइंड फॉर्म में चीजें दे रही हूँ। 11th NCERT आपको जरूर पढ़नी है। ठीक, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज समझ में आ गया। तो यहां पर जब मैंने काइटिन के लिए लिखा था दैट इट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकासामीन, तो आपको समझ में आ गया कि एन एसिटाइल ग्लूकासामीन जो है वो एक मोनोसैकेराइड है और सिमिलर मोनोसैकेराइड यूनिट्स के जुड़ने से क्या बन रहा है? यहां पर फंगस की काइटिन बन रही है और इसी काइटिन से क्या बनता है? फंगस का सेल वॉल बनता है। मोनोमेरिक यूनिट को रिपीट करूं? ओके, आगे चलते हैं। यहां पे रिपीट कर देती हूं, ध्यान से देखो। पॉलीमर किससे मिलकर बनता है? मोनोमर से। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे XYZ पॉलीमर की, ठीक है, कि XYZ एक पॉलीमर है तो डेफिनेटली उसकी कोई मोनोमरिक यूनिट होगी। दैट मींस मोनोमर्स के जुड़ने से ही पॉलीमर बनेगा। तो अगर मैं बोलूं कि XYZ पॉलीमर की मोनोमरिक यूनिट A है, यानी A आपस में जुड़ता है और XYZ पॉलीमर को बना देता है, तो ऐसे पॉलीमर को क्या बोलूंगी मैं? होमोपॉलीमर बोलूंगी, क्योंकि इसकी सारी यूनिट्स कैसी हैं? एक जैसी हैं। अब अगर मैं बात करूं हेट्रोपॉलीमर की, यहां पर देखो, अगर ABC कोई पॉलीमर है और उसकी जो मोनोमरिक यूनिट है वो R, X, B, W इस तरीके से है, तो जब सारी ही मोनोमेरिक यूनिट, सारी ही इंडिविजुअल यूनिट्स अलग अलग होंगी, तो ऐसे पॉलीमर को मैं क्या बोलूंगी? हेट्रोपॉलीमर बोलूंगी, क्योंकि उसकी सारी मोनोमेरिक यूनिट्स एक जैसी हैं। चमक गया क्या? ये कंसेप्ट चमक गया है क्या? इसके ऊपर बत्ती लगा दें। सेल्यूलोज और स्टार्च में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड क्वेश्चन। सेल्यूलोज और स्टार्च में सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं, ग्लूकोज के ही होमोपॉलीमर्स हैं, बट इनकी जो बॉन्डिंग है, ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग यहाँ पर अलग अलग है, इसीलिए इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, इन दोनों का लोकेशन अलग अलग हो जाता है। ठीक, चमक गया कंसेप्ट? चमक गया। चलो आगे चले। क्लियर है? ये कॉपी कर लिया। सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज आपको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज में? अब आगे चले, सेल वॉल को कंटिन्यू करें। चमक गया, चलो सबको चमक गया तो बहुत अच्छी बात है। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना। सेल्यूलोज जो है, अगर मैं बोलूं सेल्यूलोज की यूनिट ग्लूकोज है तो मैं इस पार्ट पर सही हूं, बिल्कुल सही हूं। अब देखो कैसे सेल वॉल बनता है और किस तरीके से चीजें होती है, यहां पर ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। छह 6000 ग्लूकोज, 6000 ग्लूकोज मिलकर एक सेल्यूलोज बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 6000 ग्लूकोज मिलकर एक सेल्यूलोज बनाते हैं, समझ में आ गया? 100 सेल्यूलोज मिलकर एक मिसल बनाते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया? 20 मिसल मिलकर
एक माइक्रोफिब्रिल बनाते हैं और 20 माइक्रोफिब्रिल मैक्रोफिब्रिल बनाते हैं। और सेल वॉल जो है, प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो इस मैक्रोफिब्रिल की बनी हुई होती है। और ये मैक्रोफिब्रिल जो है, दिस मैक्रोफिब्रिल is present or arranged in the matrix of cell wall। और सेल वॉल की जो मैट्रिक्स है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड हेमीसेल्यूलोज। क्या ये पॉइंट समझ में आया? हम हमेशा बोलते हैं कि जो सेल वॉल है वो बेसिकली बनी हुई होती है सेल्यूलोज की और हेमीसेल्यूलोज की, बट क्योंकि हम NSCGS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम अगर सेल वॉल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखें तो उस अल्ट्रा स्ट्रक्चर में मैक्रोफिब्रिल प्रेजेंट होते हैं। मैक्रो वर्ड का मतलब होता है बिग, और फिब्रिल वर्ड जो है वो यूज किया जाता है फाइबर्स के लिए। तो बड़े बड़े फाइबर्स जो हैं वो सेल वॉल की मैट्रिक्स के अंदर अरेंज्ड है, और वो जो मैट्रिक्स है वो खुद किससे मिलकर बनी है? हेमीसेल्यूलोज से और प्रोटीन से मिलकर बनी है। मैट्रिक्स का मतलब होता है एक बेस, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर दूसरे सेल्स या दूसरे फाइबर्स एम्बेडेड होते हैं। तो सेल वॉल जो है उसको हम नॉर्मल में या एनसीईआरटी की मैं अगर बात करूं या किसी भी हायर बुक की अगर मैं बात करूं तो वहां पर यही बोला जाता है दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, या प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। बट एक्चुअली में सेल वॉल के अंदर मैक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, बड़े बड़े फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, ये बड़े बड़े फाइबर्स सेल्यूलोज से मिलकर ही बने हैं, और सेल्यूलोज ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, बट डायरेक्टली ग्लूकोज या डायरेक्टली सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होता है सेल वॉल के अंदर। वहां पर बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर या बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और 6000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक सेल्यूलोज बनाते हैं। 100 सेल्यूलोज मिलकर एक मिसिल बनाते हैं, दैट मीन्स 100 सेल्यूलोज टुगेदर फॉर्मिंग अ मिसिल। 20 मिसिल बनाते हैं एक माइक्रोफिब्रिल को, और 20 माइक्रोफिब्रिल जो है वो मैक्रोफिब्रिल बनाते हैं, और ये मैक्रोफिब्रिल जो है वो मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल के अंदर एम्बेडेड हैं। ठीक है, 20 माइक्रोफिब्रिल मिलकर एक मैक्रोफिब्रिल बनाते हैं, और बहुत सारे मैक्रोफिब्रिल्स जो है वो एम्बेडेड रहते हैं हमारी मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल के अंदर। व्हाट इज मिसिल? मिसिल 100 सेल्यूलोज को जोड़ दोगे तो एक मिसिल बनेगा, दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेल्यूलोज टुगेदर इज कॉल्ड एज अ मिसिल। ठीक है, ठीक है, चमक गया, चमक गया। सो दिस इज द सेल वॉल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सो इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ मैक्रोफिब्रिल्स, एंड दिस मैक्रोफिब्रिल इज अरेंज्ड इन द मैट्रिक्स ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, आगे चले। क्लियर है ये बात यहां तक? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आज की पूरी ही क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर काफी डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं, सेल वॉल ही कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक ऑफ सेल वॉल टाइप्स। लास्ट टॉपिक तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। लास्ट स्लाइड दिखाऊं? सरोज, प्लांट सेल तो मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं करा, प्लांट सेल तो मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं करा है ना। मैं यूकैरियोटिक सेल इन जनरल पढ़ाऊंगी, इसमें प्लांट और एनिमल में जहां जहां जो जो डिफरेंसेस आएंगे वो मैं आपको लिखवाती चली जाऊंगी, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। डन? शिवम डन? सरोज, प्लांट सेल पढ़ेंगे जब आएगा। चमक गया सबको? क्लियर है? चलें आगे। शिवम, अब ध्यान से समझना यहां पर, ठीक? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे बेसिक्स को बनाएगी, और ये टॉपिक अगर आपको यहां समझ में आएगा
तो आगे जब हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो कंसेप्ट हमको यहीं बिल्ड कर लेना है, ठीक। चले, प्लांट सेल वॉल रिवाइज करा दूं, लास्ट में करा दूंगी, जब टाइम अप होने वाला होगा तब पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक रिवाइज करा दूंगी, ठीक है सरोज। चलो ध्यान से देखो अब, बहुत सारे कंसेप्ट्स बनाएंगे यहां से, इक्वल बनाएंगे, अनइक्वल हो रहा है ये। ओके, अब इसको आप दे दो, ये ए प्लांट सेल है, ये बी प्लांट सेल है, ठीक। अब अगर ये एक प्लांट सेल है और ये एक प्लांट सेल है, तो उनकी आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो सेल वॉल की होगी। अग्री करते हो मेरी बात से? ध्यान से सुनना मेरी बात स्टूडेंट्स, नोट्स आप बाद में मेरी रिकॉर्डेड वीडियो देखकर भी बना सकते हो, पीडीएफ नोट्स भी बन जाएंगे, पर जो मैं समझा रही हूं उसको पहले ध्यान से समझो। एक बार पेन छोड़ दो और मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिल्ड होगा अपना, और काफी सारी चीजें मैं यहां पर डिस्कस करूंगी, ठीक है। ठीक है, ओहो प्रतीक इज बैक इन माय क्लास। प्रतीक, वेयर वर यू फ्रॉम सो मेनी डेज? ठीक है, चलो लिखना बंद कर दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये ए प्लांट है, ये बी प्लांट सेल है, ठीक, दो सेल्स हैं, एक और एक, दोनों की आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो सेल वॉल होगी। क्या आप मेरी बात से अग्री करते हो? ये सेल वॉल होगी, ठीक। अब दोनों सेल वॉल्स जो हैं, दोनों प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल है वो आपस में एक दूसरे के साथ सीमेंटेड होती हैं, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होती हैं, टाइटली एडहर्ड होती हैं। किस वजह से एडहर्ड होती हैं? क्योंकि दोनों के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट है, दोनों के बीच में यहां पर एक सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट है, और इस सीमेंटिंग मटेरियल को यहां पर हम मिडिल लैमेला कहते हैं। वापस से समझा रही हूं, ध्यान से सुनो। ये एक प्लांट सेल वॉल है, ठीक है। क्या डाउट आया? हाँ पढ़ सकते हो, डायरेक्ट कैम्बल से पढ़ सकते हो, दोनों ही नीले आ गए आज मेरी क्लास में, बिल्कुल पढ़ सकते हो आप कैम्बल से। ये एक प्लांट सेल वॉल है, ये दूसरा प्लांट सेल वॉल है, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली एडहर्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ सीमेंटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ एकदम चिपके हुए रहते हैं। क्यों चिपके हुए रहते हैं, क्यों एक दूसरे से टाइटली अटैच्ड होते हैं? क्योंकि दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? एक सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट है, एंड दिस सीमेंटिंग मटेरियल इज कॉल्ड एज मिडिल लैमेला, and this middle lamella is made up of, this is very very important, this middle lamella is made up of calcium, magnesium, pectate। ये किससे मिलकर बना है? It is made up of calcium and magnesium pectate, या फिर आप कई बुक्स में देखोगे it is made up of calcium pectinate, calcium magnesium pectinate। कोई डिफरेंस नहीं है, सारी चीजें सेम है। ये नाम याद रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तब भी, और NSC JS के लिए भी, ठीक है। तो दो प्लांट सेल वॉल के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है, जो दो प्लांट सेल को एकदम टाइटली पैक कर कर रखता है, एक दूसरे से जोड़ कर रखता है, सो दैट इज कॉल्ड एज मिडिल लैमेला, एंड दैट मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। क्या ये बात यहां पर समझ में आ गई? क्या यहां पर ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। अब ये जो मिडिल लैमेला है, इसके दोनों तरफ जो सेल वॉल है, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल, उस सेल वॉल को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। दिस सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल जो है ये फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल है, इसीलिए इसका नाम क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। और जब भी प्राइमरी सेल वॉल को हम देखेंगे तो इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर हेमीसेल्यूलोज भी प्रेजेंट होगा और सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होगा। दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, हाँ या ना? डेफिनेटली दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, बट in case of primary cell wall the amount of hemicellulose
is always more in comparison to cellulose. So primary cell wall प्लांट सेल के केस में वो सेल वॉल है जो सबसे पहले बनती है, फर्स्ट फॉर्म्ड है, इसीलिए इसका नाम प्राइमरी है. दैट मीन्स मिडिल लैमिला जो है वो किसके कांटेक्ट में होती है? वो हमेशा प्राइमरी सेल वॉल के कांटेक्ट में होती है. प्राइमरी सेल वॉल जो है उसमें हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज दोनों होते हैं, बट हेमीसेल्यूलोज का अमाउंट जो है वो हमेशा सेल्यूलोज के अमाउंट से ज्यादा होगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट यहां पर समझ में आ गया? अब अगर आपने नाम सुना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या आप में से किसी ने ये नाम सुना है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सुना है किसी ने नाम? सुना है तो बता दो, नहीं सुना है तब भी बता दो, नहीं सुना है तो मैं समझाऊंगी, ठीक है? शौर्य आपने सुना है मेरिस्टेमेटिक का नाम? शिवम वेरी गुड, यू आर अटेंडिंग माय क्लास डेली, वेरी गुड. शौर्य ने सुना है, अदिति ने सुना है, अमन ने सुना है, सबने सुना है. तो मेरिस्टेमेटिक, सरोज आप सुन लो, शायद आपने नहीं सुना होगा क्योंकि आप मेरी क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो. शौर्य सुन लो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं विच कंसिस्ट्स ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. दे आर मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. दैट मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो एक्टिवली डिवाइडिंग है, वो बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं, उनका मेन काम डिवीजन ही होता है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के केस में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है. क्या ये पॉइंट यहां पर क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर? सरोज आप हर क्लास अटेंड करते हो? ओके, क्लियर, ठीक. अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब परमानेंट टिश्यू बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? एक्टिवली डिवाइड करते चले जाते हैं, बट ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब परमानेंट में कन्वर्ट होते हैं तो यहां पर सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है? सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. ध्यान से देखो यहां पर क्या होगा, ये सेकेंडरी सेल वॉल यहां पर डिपॉजिट हो गई. सिमिलरली यहां पर भी सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया. सो दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है. परमानेंट रिमेन सेम, इसको अपन टिश्यू में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि परमानेंट में भी चेंजेस आते हैं. वो टिश्यू वाला टॉपिक है, उसको वहीं छोड़ देते हैं. रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो? वेरी गुड, ठीक, समझ में आया. तो परमानेंट सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है मेरिस्टेमेटिक में, बट ये मेरिस्टेमेटिक जब परमानेंट में कन्वर्ट होता है तो ये सेल वॉल जो है ये सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है. तो ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गई. इसको नाम दे देते हैं S1, ठीक. ध्यान से देखते चले जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको मजा आएगा. अब यहां पर एक और लेयर डिपॉजिट हो गई S2. दैट मींस फर्स्ट फॉर्म सेकेंडरी लेयर को बोला S1, सेकेंड फॉर्म सेकेंडरी लेयर को बोला S2. इसके बाद और अगर डिपॉजिट हो रही है ये, और अगर सेकेंडरी लेयर डिपॉजिट हो रही है तो इसको अब अपन बोलेंगे S3. तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, यहां पर अगर आप इसे यहां ध्यान से देखोगे, ये S1, S2 और ये S3. और S3 के अंदर यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर आपकी प्रेजेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहां पर आपकी प्रेजेंट होगी क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास कौन सी सेल वॉल होगी, तो S3. सबसे दूर कौन सी होगी? प्राइमरी. और दो प्राइमरी सेल वॉल के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? मिडिल लैमेला प्रेजेंट होगा. क्या ये कंसेप्ट सबको चमका या किसी को नहीं चमका है? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मुझे बताओ, क्या इस कंसेप्ट में किसी को डाउट है? मैम ये समझ में नहीं आया, चमक गया. जिसको नहीं चमका है यहाँ ध्यान से देखो, मैं इस स्लाइड के ऊपर आपको वापस ले आऊंगी. इधर देखो, कंसेप्ट तो चमकवाना ही है.
दिस इज सेल ए, दिस इज सेल बी। ध्यान से, ये P1 है, ये इसकी P1 है, ठीक है। एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई ऑडिबल टू यू? नहीं सरोज, सेकेंडरी के बीच में मिडिल लैमेला प्रेजेंट नहीं होता है। मिडिल लैमेला दो एडजेसेंट सेल्स के, दो अलग अलग सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहां ध्यान से देखो, यहां पर क्या भरा हुआ होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। दिस इज मिडिल लैमेला, ठीक है, ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है, ठीक। अब प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। अब जब परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो सेकेंडरी लेयर सबसे पहले बनी है, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, उसको मैंने नाम दिया S1। तो उसका क्या नाम हो गया, S1। तो यहां पर भी S1। अब प्लांट को और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, और मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, तो यहां पर क्या डिपॉजिट होएगा, यहां पर क्या डिपॉजिट होएगा, सेकेंडरी सेल वॉल की एक और लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। यहां पर भी सेकेंडरी सेल वॉल की एक और लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। इसका नाम हो गया S2, इसका नाम हो गया S2, S2, S2। क्लियर? प्लांट को और सपोर्ट चाहिए, और मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, और टफनेस चाहिए, और रिजिडिटी चाहिए, तो यहां पर एक और लेयर डिपॉजिट हो गई। इसको मैंने नाम दे दिया S3, इसको नाम दे दिया मैंने S3। दैट मींस प्राइमरी S1, S2, S3, और S3 के अंदर यहां पर क्या प्रेजेंट है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर क्या प्रेजेंट है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे पास सबसे नई बनी हुई सेकेंडरी सेल वॉल है, जो कि है S3, उसके बाहर S2, उसके बाहर S1, S1 के बाहर प्राइमरी, और दो प्राइमरी के बीच में क्या प्रेजेंट है, मिडिल लैमेला प्रेजेंट है। प्लीज रिप्लाई। दिव्यांश 2007 हो आप, यू आर नॉट एलिजिबल। हाँ, यू आर नॉट एलिजिबल, अब यू आर राइट, 2009 to 2010 कैन अप्लाई। ठीक, इज दिस कंसेप्ट क्लियर? क्या ये कंसेप्ट चमक गया? क्या ये कंसेप्ट चमक गया? क्या ये पार्ट क्लियर है? आप ध्यान से देखो, क्या ये चीज क्लियर है? अभिज्ञान, द नोट्स आर, चमक गया, ओके, वेरी गुड। द नोट्स आर, क्या बोलते हैं उसे, द नोट्स, आई हैव पोस्टेड द नोट्स ऑन टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम लिंक पे मैंने नोट्स पोस्ट करे हैं, ठीक है। तो मैं आज कमेंट बॉक्स सेक्शन में वापस से पिन कर दूंगी टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से आप नोट्स को देख सकते हो। चमक गया? चलिए दिव्यांश, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आप ये सारे लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक, क्लियर, ओके। अब वापस से प्रीवियस स्लाइड पे आ जाओ, यही अपन पढ़ रहे थे। अब यहां पर देखो, एक कंसेप्ट और लिखेंगे, एक अच्छी चीज और लिखेंगे। सेकेंडरी सेल वॉल जो है, सेकेंडरी सेल वॉल के केस में सेल्यूलोज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हेवी सेल्यूलोज, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल में भी सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा, बट यहां पर सेल्यूलोज का अमाउंट जो है वो हेमी सेल्यूलोज से ज्यादा होगा। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं है यहां पर, एब्सोल्युटली क्लियर है ये बात, ठीक। अब अच्छा, टेलीग्राम का लिंक अगर पिंड है तो आप वहां पर आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फॉर डाउट यू कैन ऑलवेज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। मैं डेफिनेटली, और स्टूडेंट्स जानते हैं मैं सारे कमेंट्स पे 100% रिप्लाई करती हूं, ठीक। चलो, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखेंगे। ऑन द सेकेंडरी सेल वॉल, ध्यान से समझना, सर्टन secondary deposits are present। जो सेकेंडरी सेल वॉल है S1, S2, S3, कई बार सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर कुछ सेकेंडरी डिपॉजिट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं ये बेसिकली बने हुए होते हैं लिग्निन के, पेक्टिन के और सुबेरिन के, ठीक है।
ये बेसिकली बने हुए होते हैं लिग्निन के, पेक्टिन के और सुबरिन के। अब ध्यान से सुनो, ये सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या करते हैं, ये जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं, सपोज ये एक सेल वॉल है, इस सेल वॉल के ऊपर सेकेंडरी डिपॉजिट्स आ गए। अब सेकेंडरी डिपॉजिट्स कुछ इस तरीके से आ सकते हैं, या सेकेंडरी डिपॉजिट्स इस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ए सेल है, ये बी सेल है। अब सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर कई बार सेकेंडरी डिपॉजिट्स आते हैं, और ये सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो हैं ये लिग्निन के, पेक्टिन के, सुबरिन के बने हुए होते हैं। अब ये सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो हैं ये जनरलाइज्ड हो सकते हैं, जनरलाइज्ड डिपॉजिशन, और कई बार ये कैसे हो सकते हैं, लोकलाइज्ड। ठीक, लोकलाइज्ड मतलब सिर्फ कुछ कुछ जगह पर प्रेजेंट है, जनरलाइज्ड का मतलब है ये ओवरऑल सारी ही सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। अब ये जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं, दो कारण क्यों आते हैं, इसका मेन कारण है कि कई बार प्लांट को एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उस सपोर्ट को पूरा करने के लिए ये सेकेंडरी डिपॉजिट्स आते हैं। अब जब ये सेकेंडरी डिपॉजिट्स आए तो ये अगर पूरी सरफेस पर जमा हो गए या फिर ये कुछ कुछ जगह पर जमा हुए, अगर ये पूरी ही सरफेस के ऊपर यानी पूरी ही सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर एक्यूमुलेट हो गए तो उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड डिपोजिशन, और सिर्फ कुछ कुछ एरियाज पे डिपॉजिट हुए तो उसको बोला जाता है लोकलाइज्ड डिपोजिशन। ये जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं ये इम्परमिएबल बना देते हैं सेल वॉल को। These secondary deposits make the cell wall impermeable। impermeable वर्ड का मतलब है कि सेल के ना तो अंदर कुछ जा सकता है, ना ही सेल से बाहर कुछ आ सकता है। ठीक है, गाना याद कर सकते हो, एक बहुत पुराने जमाने का गाना है कि अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके। ठीक है, ये गाना है एक पुराना, तो उसी गाने को बेस बनाकर यहाँ पर सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो हैं सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर आ जाते हैं, और अगर पूरी ही सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे तो किसी भी चीज का आना जाना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इस केस में ये सेल कैसा हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और डेड सेल जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए। अब अगर लोकलाइज्ड डिपॉजिट है, कुछ कुछ जगह पर है और बाकी जगह नहीं है, तो यहां पर चीजों का एक्सचेंज पॉसिबल है। तो ऐसा सेल कैसा होगा, लिविंग होगा। पर अगर सेकेंडरी सेल वॉल पर जनरलाइज्ड डिपोजिशन हुआ तो वो कैसा हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? मैम मेरे स्कूल वाले फॉर्म नहीं फिल करवा रहे हैं। वी विल गाइड यू फॉर इट। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर यहां पर इस तरह से थिक डिपोजिशन हो गया, यहां पर थिक डिपोजिशन हो गया, लिग्निन का, पेक्टिन का, सुबरिन का, किसी भी चीज का अगर बहुत थिक डिपोजिशन हो गया है, तो क्या चीजों का एक्सचेंज पॉसिबल है? क्या कोई चीज अंदर बाहर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो हैं ये सेल वॉल को क्या कर देते हैं, ये सेल वॉल को इम्परमिएबल बना देते हैं। इम्परमिएबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो अगर यहां पर चीजों का एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या ये सेल लिविंग रहेगा या ये डेड हो जाएगा? डेफिनेटली ये डेड हो जाएगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए चीजों का आदान प्रदान होना या चीजों का एक्सचेंज होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। कुछ प्लांट सेल्स के केस में ये जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं ये लोकलाइज्ड होते हैं, ये सिर्फ कुछ कुछ जगह पर होते हैं, तो उन जगह से एक्सचेंज जो है वो नहीं होगा, पर रेस्ट दूसरे एरिया से जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल है। इसीलिए ये लोकलाइज्ड डिपोजिशन वाला सेल जो है वो लिविंग होगा, पर जनरलाइज्ड डिपोजिशन वाला सेल जो होगा वो डेड हो जाएगा। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क को स्टडी किया था तो कॉर्क वाज अ डेड सेल, बिकॉज कॉर्क के ऊपर सुबरिन का
थिक डिपोजिशन था। तो इस थिक डिपोजिशन की वजह से चीजों का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है और सेल कैसा हो जाएगा, डेड हो जाएगा। क्या ये चमक गया? अवनी चमक गया? बल्ब बना दूं? कंसेप्ट चमक गया? चमक गया? चलो वेरी गुड, चमक गया तो बहुत बढ़िया बात है। चलो अब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी एक क्वेश्चन में ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैम S1 S2 और S3 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं तो मैं होमवर्क में दे दूं या मैं ही बता दूं कि S1 S2 और S3 में क्या फर्क है। तो आप समझो S1 S2 और S3 अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं तो कॉम्पोजिशन तीनों का सेम होता है। द ओनली डिफरेंस इज द ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स का मतलब है कि सपोज S1 में फाइबर्स ऐसे अरेंज्ड हैं, सीधे सीधे सीधे, ठीक है, तो S2 में फाइबर्स हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड हो जाएंगे और S3 में फाइबर्स डायगोनल हो जाएंगे। तो सिर्फ फाइबर्स के ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, रेस्ट S1 S2 और S3 में कोई फर्क नहीं होता। अगर मैं कॉम्पोजिशन के बारे में बात करूं तीनों का कॉम्पोजिशन सेम है, सिर्फ फाइबर्स के ओरिएंटेशन में या फाइबर्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है और यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। यहां तक क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। चलो मैंने बता दिया, कोई बात नहीं, ठीक। अब कुछ प्लांट्स में है ना, कुछ प्लांट्स में या स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स के केस में मैं लिख रही हूं, ध्यान से इसको नोट्स बनाना आप। इन जिम्नोस्पर्म्स apart from primary cell wall, secondary cell wall and additional cell wall is present, which is called as tertiary cell wall। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स के केस में प्राइमरी सेल वॉल S1 S2 S3, इसके अलावा भी एक फोर्थ है ना, काउंटिंग से चले तो फोर्थ या फिर एक एडिशनल सेल वॉल की लेयर प्रेजेंट है जिसको हम टर्शरी सेल वॉल बोलते हैं। ये जिम्नोस्पर्म्स के केस में ही प्रेजेंट होती है और ये ऐसे एक कंप्लीट लेयर नहीं होती, ये कुछ कुछ थिकन्ड एरियाज प्रेजेंट हैं बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड S3, उसी को बोला जाता है टर्शरी सेल वॉल। मैं डायग्राम बना रही हूं, ध्यान से देखो। दिस इज प्राइमरी के बीच में यहां पर मिडिल लैमेला, दिस इज योर S1 S2 S3, दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जिम्नोस्पर्म्स के केस में यहां पर कुछ थिकन्ड एरियाज प्रेजेंट है, सारी जगह प्रेजेंट नहीं होंगे, कुछ कुछ जगह पर प्रेजेंट होंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी सेल वॉल। और ये टर्शरी सेल वॉल जो है ये क्या करती है, एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट देती है। क्लियर है ये? हाँ, S1 S2 S3 बेसिकली डिपेंड करता है कि किसको कितनी मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए या किसका फंक्शन क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, डिफरेंट टिश्यूज के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट टिश्यूज के केस में S1 S2 S3 वेरी करेगा। ठीक है, तो प्लांट में लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से S1 S2 और S3 वेरी करते हैं और इनके ऊपर सेकेंडरी डिपॉजिट्स भी वेरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि परमानेंट के केस में सबके पास इवनली क्या प्रेजेंट होगा,
सेकेंडरी डिपॉजिट्स इवनली प्रेजेंट होंगे. सो दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन एंड द लोकेशन ऑफ द प्लांट सेल्स. क्लियर? क्लियर है? आगे चले, आगे चले, चलो. अच्छा, अब यहां ध्यान से देखो. आप बोलोगे मैम जब से पढ़ाने लगे हो तब से बस ध्यान से देखो ही बोले जा रहे हो. थक गए हम ध्यान से देख देख कर. सो दिस इज मिडिल लैमेला, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल. ओके. S1, S2, S3, S1, S2, S3. यहां पर भी तो जब मैंने ये डायग्राम बनाया, जब मैंने ये डायग्राम बनाया तब मैंने सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में कुछ गैप छोड़े हैं. आपने नोटिस करा होगा मैंने जहां पर भी डायग्राम बनाया सब जगह मैंने एक गैप छोड़ा है. यहां देखो, सब जगह. तो ये जो गैप मैंने छोड़ा है ये मैं कोई डिजाइन नहीं बना रही हूं. सो दीज एरियाज वेयर the area where the secondary cell wall is not deposited, the area where the secondary cell wall is not deposited, these areas are called as pits. उन areas को हम क्या कहते हैं? They are called as pits. So pits are what? They are areas where secondary cell wall is not deposited, या फिर आप बोल सकते हो unthickened areas are called as pits. अब पिट्स की सबसे खास बात क्या है? एक प्लांट सेल वॉल की पिट दूसरे प्लांट सेल की पिट के आमने सामने होगी. ऐसा नहीं होगा कि एक पिट यहां प्रेजेंट है और दूसरी पिट कहीं और प्रेजेंट है. अगर एक प्लांट सेल में पिट है तो उसके सामने ही दूसरी पिट प्रेजेंट होगी. क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर. तो पिट वो एरियाज हैं, पिट बेसिकली वो एरियाज है जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो डिपॉजिटेड नहीं होगी, या अनथिकेंड एरियाज आप बोल सकते हो. दोज एरियाज आर कॉल्ड एज पिट्स. क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको क्या बोली कि वन पिट ऑफ वन प्लांट सेल एंड द अदर पिट ऑफ द अदर प्लांट सेल विल फेस ईच अदर. वो एक दूसरे के आमने सामने ही होंगे. और ये पिट्स बेसिकली क्यों होते हैं? दे हेल्प इन the process of ट्रांसपोर्टेशन. ये ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में मदद करेंगे. क्लियर है ये बात? गुड इवनिंग. क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब देखो, pits are of two types. पिट्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं. पहले होते हैं सिंपल पिट्स. पिट्स आर ऑफ टू टाइप, सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर्ड पिट्स. सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट. कोई डाउट है यहां तक तो प्लीज एक बार मेरे से पूछ सकते हो आप. आउच. कोई डाउट है? कोई भी डाउट है? नजविंदर, चमक गया? ठीक है. सिंपल पिट देखते हैं. सिंपल पिट कैसा होता है? This is a simple pit. What is a simple pit? If the diameter of या if the size of the pit is uniform. अगर पिट का साइज यूनिफॉर्म है
तो ऐसे पिट को क्या कहा जाता है? सिंपल पिट कहा जाता है। मैं लिख देती हूं, इफ द साइज ऑफ द पिट इज यूनिफॉर्म, if the size of the pit is uniform, such type of pit is called as a simple pit, and this simple pit is seen in case of angiosperms. ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा? This would be seen in case of angiosperms. ठीक है, angiosperms का मतलब पता है? angiosperms का मतलब पता है? angiosperms का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, दूसरे टाइप के जो पिट्स हैं, दूसरे टाइप के जो पिट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज बॉर्डर्ड पिट्स। दे आर कॉल्ड एज बॉर्डर्ड पिट्स। ध्यान से देखो, दिखा? सो दीज पिट्स आर बॉर्डर्ड पिट्स। बॉर्डर्ड पिट्स के केस में क्या हो रहा है? द एंट्री, ठीक है, द एंट्री इज नैरो एंड द बेस इज ब्रॉड। ऐसे पिट को क्या कहा जाता है? बॉर्डर्ड पिट कहा जाता है। मैं लिख देती हूं, द एंट्री, एक सेकेंड, ऐसे लिखते हैं इसको, द ओपनिंग, ये क्या हो गया? हाइलाइटर चल गया क्या मुझसे? द ओपनिंग ऑफ द पिट इज नैरो but the base is broad. ऐसे पिट को बॉर्डर्ड पिट कहा जाता है एंड दिस इज सीन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, नजविंदर थैंक यू सो मच। क्लियर है? ये दो तरह के पिट्स, सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट। सिंपल पिट में जो साइज है पिट का वो यूनिफॉर्म है, वेराज इन केस ऑफ बॉर्डर्ड पिट जो ओपनिंग है या जो एंट्री पॉइंट है पिट का वो नैरो है और जो बेस है वो ब्रॉड है। तो ऐसे पिट को हम बॉर्डर्ड पिट बोलते हैं। सिंपल पिट जो है वो एंजियोस्पर्म्स में देखने के लिए मिलता है और बॉर्डर्ड पिट जो है वो जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए मिलता है। क्लियर है ये बात? क्लियर। अब यहां पर ये एरिया जो है दिस इज कॉल्ड एज पिट कैविटी। इसको कहा जाता है पिट कैविटी। ये वो एरिया जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिट नहीं हो रही है, वो एरिया जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिट नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पिट कैविटी। एग्जाम में पहले, नीट के एग्जाम में पहले एक क्वेश्चन आता था कि पिट मेम्ब्रेन क्या होता है। पिट मेम्ब्रेन क्या होता है? सो बेसिकली पिट मेम्ब्रेन जो है वो बना हुआ होता है प्राइमरी सेल वॉल प्लस मिडिल लैमेला। तो पिट के केस में दो चीजें हैं, पिट कैविटी और पिट मेम्ब्रेन। पिट कैविटी ये खाली हॉलो जगह जो है जहां पर सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट नहीं हुई है वो पिट कैविटी है, और पिट मेम्ब्रेन क्या है? प्राइमरी सेल वॉल प्लस मिडिल लैमेला। ओके मैम, आप मेरा नाम गलत ले रहे हो, नवजिंदर, सॉरी माय बैड, नवजिंदर। ठीक है, क्लियर है? ये पिट यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है पिट के अंदर? कैसा भी कोई डाउट है तो आप मेरे से यही पूछ लो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी सेल वॉल का, और सेल वॉल यहां पर खत्म हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। पिट और पिट कैविटी में क्या डिफरेंस है? कहां लिखूं? पिट इज इक्वल टू पिट कैविटी प्लस पिट मेम्ब्रेन, ये डिफरेंस है। पिट कैविटी प्लस पिट मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ पिट। ठीक,
पिट्स में जाइलम और फ्लोएम होता है क्या? ऐसे बोल सकते हैं हम कि जाइलम में पिट्स होते हैं, फ्लोएम में पिट्स होते हैं, ऐसे बोलना करेक्ट है। रादर देन पिट्स में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, हम ये बोलेंगे कि जाइलम एंड फ्लोएम में हैव पिट्स। ठीक है। रिपीट बॉर्डर्ड, रिपीट बॉर्डर्ड मतलब क्या रिपीट करना है मुझे बता दो एक बार, मैं रिपीट कर दूंगी, फिर मैं लास्ट टॉपिक पे बता रही हूं। लास्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। ग्रोथ ऑफ सेल वॉल क्या रिपीट करना है एक बार बता दो मुझे, क्या रिपीट करना है, मैं रिपीट कर दूंगी। व्हाट शुड आई रिपीट, टेल मी फास्ट। जितना हुआ था आज हो गया। पिट मेम्ब्रेन, अच्छा बॉर्डर्ड पिट्स बता दूं। ओके, बॉर्डर्ड पिट्स वो पिट्स हैं जिसमें द ओपनिंग ऑफ द पिट इज नैरो एंड द बेस इज ब्रॉड। यहां ध्यान से देखो, तो एंट्री अगर नैरो है और बेस जो है वो ब्रॉड है, ऐसे पिट को हम बॉर्डर्ड पिट बोलते हैं। ठीक है। पिट मेम्ब्रेन बता दूं, पिट मेम्ब्रेन देखो, ध्यान से देखो यहां पर, सी दिस इज वन सेल वॉल, दिस इज अनदर सेल वॉल, राइट। यहां पर क्या भरा हुआ है, यहां पर मिडिल लैमेला प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर मिडिल लैमेला प्रेजेंट है, यहां पर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां पर भी सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है। दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ पिट, दिस इज कॉल्ड एज अ पिट। अब ये एरिया जो है, ये जो खाली एरिया यहां पर प्रेजेंट है, दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज अ पिट कैविटी, दिस इज कॉल्ड एज अ पिट कैविटी। अब अगर मैं यहां पर पिट को हाईलाइट करूं, अगर मैं यहां पर पिट को हाईलाइट करूं, ठीक है, तो ये खाली जगह तो पिट हो गई। अब पिट मेम्ब्रेन, दैट मींस पिट की मेम्ब्रेन क्या होगी, तो पिट में दो ही चीजें तो प्रेजेंट है, पिट में दो ही चीजें तो प्रेजेंट है, एक है यहां पर मिडिल लैमेला, एक है यहां पर मिडिल लैमेला और दूसरी यहां पर प्राइमरी सेल वॉल। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, ये दोनों मिलकर पिट की मेम्ब्रेन को बना रही हैं। ठीक है। एनएसीबी 11-12 में होता है, हाँ आप एनएसीबी के लिए एलिजिबल हो, बट दैट इज इन केस ऑफ क्लास 11। एंड एनटीएससी होगा कि नहीं होगा, इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, क्लियर है। पिट मेम्ब्रेन क्लियर हो गया, किसको डाउट था एक बार चेक कर लो, क्लियर है। अब अपने पास लास्ट टॉपिक बचा है ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। तो ग्रोथ ऑफ सेल वॉल जो है दैट इज बेसिकली बाय टू मैकेनिज्म्स, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल जो है और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो दो अलग अलग तरीके से ग्रोथ शो करती है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट मेथड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज इंट्यूसिसेप्शन, इसकी स्पेलिंग बहुत ही ठीक है, एंड द अदर मेथड इज कॉल्ड एज एपोजिशन। ध्यान से देखो, इंट्यूसिसेप्शन जो है दैट इज बेसिकली सीन इन केस ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल की जो ग्रोथ है वो बेसिकली टेक्स प्लेस बाय इंट्यूसिसेप्शन। इंट्यूसिसेप्शन में क्या होता है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ही मटेरियल्स डिपॉजिट होते चले जाएंगे। ठीक है, इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ही और मटेरियल डिपॉजिट होते चले जाएंगे, जिसकी भी ये प्राइमरी सेल वॉल बनी हुई है, इसी में और हेमी सेल्यूलोज डिपॉजिट हो जाएगा, इसी में और सेल्यूलोज डिपॉजिट हो जाएगा,
एंड दिस इज हाउ द ग्रोथ विल टेक प्लेस। दैट मीन्स इसकी ग्रोथ में क्या हो रहा है, आपने एक प्लेट ले ली, उस प्लेट के अंदर आपने सामान डाला है ना, आपने सपोज कागज भरना स्टार्ट कर दिया है ना, एक बैग के अंदर या एक बोल के अंदर किसी भी तरीके से आपने कागज डाले। अब आपको उन कागजों को बढ़ाना है, तो आप उसी बैग के अंदर और कागज डालते चले जा रहे हो और आप उस बैग के साइज को इंक्रीज कर रहे हो, राइट। सो दैट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन द प्राइमरी सेल वॉल ग्रोज। उस एग्जिस्टिंग सेल वॉल में ही और मटेरियल जो है वो ऐड होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्लास्टिक बैग ले लो, उसके अंदर आप कागज भरना स्टार्ट करो। अब मैं आपको बोलूं कि आप उस प्लास्टिक बैग के साइज को इंक्रीज करो, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर और कागज भरते चले जाओगे, उसी बैग के अंदर और पेपर जो है वो फिल करते चले जाओगे और बैग का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जब प्राइमरी सेल वॉल ग्रोथ शो करती है तब उसमें उसी एग्जिस्टिंग सेल वॉल में और मटेरियल डिपॉजिट होता चला जाता है और सेल वॉल क्या हो जाती है, थिकन हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज इंट्यूसिसेप्शन। But in case of apposition, that means in case of secondary cell wall, what happens is, ध्यान से देखो यहां, बस लास्ट पॉइंट है ध्यान से देखने का। This is one layer, this is second layer, this is third layer. That means जब secondary cell wall को ग्रोथ करनी होती है तो यहां पर एडिशनल लेयर्स ऐड होती चली जाती हैं एंड दिस इज हाउ सेकेंडरी सेल वॉल ग्रोज। नाउ आपने एक प्लास्टिक के बैग में कचरा भर दिया, पेपर भर दिया, अब आपने एक और प्लास्टिक का बैग ले लिया, उसके अंदर आपने पेपर भर दिए, फिर आपने एक और प्लास्टिक का बैग ले लिया, उसके अंदर भी आपने पेपर भर दिए। तो अब क्या हो गया, आपके पास 3 प्लास्टिक के बैग हो गए। ग्रोथ तो तब भी हुई, और अगर एक ही प्लास्टिक के बैग के अंदर आप पेपर भरते चले जाओगे ग्रोथ तो तब भी होगी। बट जब आपने 3 बैग भरे दैट मीन्स आपने एडिशनल लेयर्स प्रोड्यूस कर दी, सो दैट इज कॉल्ड एज एपोजिशन। वेराज जब आपने एक ही बैग के अंदर कागज भरे, एग्जिस्टिंग लेयर के अंदर और मटेरियल आपने डिपॉजिट कर दिया, तो उसको बोला जाता है इंट्यूसिसेप्शन। सो दिस इज द मेथड बाय विच सेल वॉल ग्रोज। इसीलिए प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होती है। ग्रोथ दोनों ही शो करेंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चमक गया, चमक गया, वेरी गुड। तो यहां पर अपन ने जो है सेल वॉल का टॉपिक फिनिश कर दिया है। सेल वॉल कंप्लीटली खत्म है। एक बार देख लो, अपन इसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अगर किसी भी पार्ट पे डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अपन ने स्टार्ट किया था ओवरव्यू, एक सेल लिया था अपन ने यूकैरियोटिक सेल का, जिसमें मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनवाया कंप्लीटली। इस फ्लो चार्ट में मैं आपको सेल वॉल पढ़ा चुकी हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ूंगी, फिर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और ऐसे करके अपन एक एक टॉपिक को खत्म करते जाएंगे। क्विकली स्लाइड्स देख लो कि अपन ने आज क्या क्या पढ़ा। नोट्स में टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। तो ये बेसिकली ये 2 स्लाइड्स हैं। इतना पार्ट अपना सेल का अभी बाकी है। सेल वॉल से स्टार्ट किया था। सेल वॉल बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट, प्लांट की सेल वॉल अपन ने डिटेल में पढ़ ली है पूरी। देखो, होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, मैक्रोफिब्रिल, माइक्रोफिब्रिल, मैट्रिक्स, ये सारा पार्ट अपन ने देखा और अपन ने ये डिटेल में देख लिया कि कैसे कैसे सेल वॉल का जो है डिपोजिशन होगा और कैसे कैसे इसकी ग्रोथ होगी। और साथ में अपन ने यहां पर पिट्स को भी देख लिया। ठीक है, टर्शरी सेल वॉल हो गई, पिट्स हो गए, सिंपल पिट हो गए, बॉर्डर्ड पिट हो गए। पिट इज मेड अप ऑफ पिट कैविटी एंड पिट मेम्ब्रेन हो गया। पिट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। ठीक, क्लियर है ये? यहां तक कोई डाउट? ये वापस से मैंने आपको बता दिया था। एक लास्ट कंसेप्ट यहां पर समझ लो, एक लास्ट कंसेप्ट देख लो। राइपनिंग ऑफ फ्रूट पता है आपको? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जब होता है तब मिडिल लैमेला जो है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के केस में मिडिल लैमेला डिसॉल्व्स। जब फ्रूट राइपन होता है, जब फ्रूट पकता है, तो मिडिल लैमेला जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल आप देखो, क्लासिकल एग्जाम्पल है, अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, हम सब बड़े मजे से आम खा रहे हैं। ठीक, तो रॉ मैंगो, केरी जिसको बोलते हैं, कच्चा आम जिसको बोलते हैं, उस कच्चे आम को अगर आप राइपन्ड मैंगो से कंपेयर करो तो जो कच्ची केरी होती है या जो कच्चा आम है वो बहुत ही हार्ड और टाइट स्ट्रक्चर है। वेराज मैंगो जो है
जो राइपेंड फ्रूट है वो सॉफ्ट होता है ना, बड़े मजे से हम आम को ऐसे ऐसे करके मजे ले लेकर खाते हैं, तो आप उसे हाथ से स्क्वीज कर सकते हो बहुत आराम से। क्या आप केरी को ऐसे स्क्वीज कर सकते हो? आप रॉ मैंगो को ऐसे स्क्वीज नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप किसी भी रॉ फ्रूट को हाथ से स्क्वीज नहीं कर सकते। आप हाथ से स्क्वीज सिर्फ और सिर्फ राइपेंड फ्रूट को कर सकते हो। तो जब फ्रूट की राइपनिंग होती है तो जो मिडिल लैमेला है वो डिसॉल्व हो जाता है एंड देयर बाय इट मेक्स द फ्रूट सॉफ्ट। तो सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट जो हो रही है दैट इज बेसिकली ड्यू टू डिसोल्यूशन और डिसॉल्वमेंट ऑफ द मिडिल लैमेला। सो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, मिडिल लैमेला जब डिसॉल्व होता है तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का प्रोसेस हो रहा होता है। एक और एग्जाम्पल आप मुझे सोच के बताओगे दैट वेयर मिडिल लैमेला डिसॉल्व। ठीक है, मिडिल लैमेला डिसॉल्व होता है, ऐसा एक और एग्जाम्पल आप मुझे सोचकर बताओगे। ये होमवर्क क्वेश्चन है, हिंट में दे देती हूँ, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप ये सोचकर बताओगे मुझे। एक मैंने आपको बता दिया कि जब फ्रूट की राइपनिंग होती है, जब फ्रूट्स की राइपनिंग होती है तब मिडिल लैमेला डिसॉल्व होता है। एक एग्जाम्पल आप मुझे सोचकर बताओगे और कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप इसे मेंशन करोगे। चमक गया सारा सेल वॉल। होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है? होमो मतलब सेम, पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारी यूनिट्स ऑफ शुगर। तो अगर पॉलीसैकेराइड में सारी शुगर की यूनिट्स एक जैसी हैं उसको हम होमोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं, और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है सेल्यूलोज और स्टार्च। ठीक है। बॉर्डर्ड पिट्स, बॉर्डर्ड पिट्स वो पिट्स हैं जिसके केस में एंट्री जो है वो नैरो है और बेस जो है वो ब्रॉड है। दैट मीन साइज ऑफ द पिट कैविटी इज नॉट यूनिफॉर्म। जब पिट कैविटी का साइज यूनिफॉर्म नहीं होता ऐसे पिट्स को हम बॉर्डर्ड पिट्स बोलते हैं। ठीक है अमन, क्लियर है? वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, we will talk of protoplasm and most probably nucleus पढ़ेंगे। ठीक है, so this would be the topic for the next class, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एंड हम न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर, वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन लेट्स क्रैक इट।